4 अमीर जेठानी ने गरीब देवरानी का किया गृह प्रवेश। सुनेश, मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर जाने में। ना जाने वो मुझे अपनाए या ना अपनाए। वैसे भी आपने बताया था कि वो चारों ही अमीर परिवारों से हैं। ओहो सोनाक्षी, इतना क्यों डर रही हो? मैंने ये भी तो बताया था कि मेरी भाभियां बहुत अच्छी हैं। तुम जानती नहीं हो, वो बहुत साफ दिल की हैं और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें जरूर अपना लेंगे। अब अंदर चलो। ऐसे बोलकर सोनेश ने सोनाक्षी का हाथ पकड़ा और वो उसे अपने अमीर घर में लेकर जाने लगा। सोनेश एक अमीर परिवार का लड़का था जिसने एक गरीब परिवार की लड़की से शादी कर ली थी। सोनेश के घर में उसकी माँ नहीं थी, 4 भाभियां थीं जो उसी के घर की तरह अमीर घरानों से आई थी और आज सोनेश की गरीब परिवार से आई पत्नी भी उसी परिवार का हिस्सा बनने वाली थी। सोनेश, क्या ये तुम्हारी भाभियां हैं जो दरवाजे पर खड़ी हुई हैं? हाँ सोना, अब चलो। सोनेश सोना का हाथ पकड़कर घर के दरवाजे तक लेकर गया जहां पर उसकी चारों भाभियां ही उसी के इंतजार में खड़ी हुई थी। देवर जी, तो ये है आपकी पत्नी? हाँ भाभी, यही है सोनाक्षी। देखो सोना, ये मेरी सबसे बड़ी भाभी है अनुराधा और ये तीनों छोटी भाभियां हैं। भाभी, मैं जानता हूं कि आपको मुझसे बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन क्या हम सारी बातें अंदर बैठकर करें? नहीं, ये लड़की ऐसे अंदर नहीं आएगी। सही कहा भाभी ने, ये ऐसे तो हमारे घर में नहीं जाएगी। भाभी, हमारा सोसाइटी में नाम है, इज्जत है, ऐसे बाहर चौखट पर कोई तमाशा नहीं करना। देवर जी, हमने बोला ना कि हम ऐसे सोनाक्षी को अंदर नहीं आने देंगे। चारों ही जेठानियां गुस्से में लग रही थीं, जिसकी वजह से सोनाक्षी को घबराहट होने लगी। लेकिन तभी, अरे ये क्या, तुम तो डर गई सोनाक्षी। हमारा मतलब था कि नई बहू को गृह प्रवेश के साथ ही घर में बुलाया जाता है, ना कि ऐसे ही। रश्मि, राधा, जाओ आरती की थाली और कलश ले आओ। अनुराधा की बात सुनकर अचानक से ही सोनाक्षी का मन खिल गया। फिर अनुराधा ने सोनाक्षी की आरती की। एक पल के लिए तो सोना और देवर जी, आप दोनों बुरी तरह डर गए थे। लेकिन देवर जी, हमने आपकी पसंद को आप पर ही छोड़ा हुआ था। जो आपकी पसंद थी आप उसे ले आए। लो, आरती हो गई। ये लो सोना, देवर जी ने सारा वक्त निकाल कर हमें तुम्हारे बारे में बताया, जिसकी वजह से हम कोई खास तोहफा तो नहीं ला पाए, इसीलिए मेरी तरफ से तुम ये रख लो। मैं भी तोहफा लाई हूँ, ये लो मेरी तरफ से। और ये मेरी। चारों ही जेठानियों ने गृह प्रवेश से भी पहले सोनाक्षी को तोहफे दिए, जिसके बाद चलो सोनाक्षी, अब तुम इस कलश को गिराते हुए और महावर में पांव डालते हुए अंदर आ जाओ। अनुराधा की बात सुनकर सोनाक्षी ने अपने पांव से कलश गिराया और उसके बाद महावर में पांव डालते हुए सोनाक्षी ने अपने गृह प्रवेश की रस्म को पूरा किया। सोनाक्षी अभी भी घबरा ही रही थी। अरे वाह, जब इस घर में एक और बहू आ गई है। आज अगर माँ जी या बाबा जिंदा होते तो कितने खुश होते कि उनके सबसे छोटे बेटे की भी शादी हो गई। सोनाक्षी, घबराओ नहीं, अब से तुम भी इस घर का हिस्सा हो। आओ, मैं तुम्हें हमारा घर दिखाती हूँ। रश्मि ने ऐसे बोलकर सोनाक्षी को सारा घर घुमाया और फिर उसे उसके कमरे में ही छोड़ दिया। आज का दिन तो सोनाक्षी का कुछ इस तरह से गुजर गया। ऐसे ही अगले दिन, देखो सोनाक्षी, हमारी माँ जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनकी जगह मैं ही इस घर को संभालती हूँ। आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो जिस चीज में भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे वही बना लो। जी। सोनाक्षी हिचकिचाती सी रसोई में आ गई। अभी वो खाना बनाने खड़ी हो ही रही थी कि उसके पीछे से उसकी 2 जेठानियां आ गई। क्या बन रहा है? भाभी, वो बस अभी तो मैंने। राधा भाभी और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही आए हैं सोना। राधिका और अनुराधा भाभी ने हमें यहाँ भेजा है कि पता नहीं तुम्हें ये रसोई इस्तेमाल करनी आती भी हो गया नहीं। चलो हम तुम्हें बताते हैं। सोनाक्षी को माइक्रोवेव वगैरह इस्तेमाल करना नहीं आता था। उसकी जेठानियों ने ही उसे वो इस्तेमाल करना सिखाया, जिसके बाद सोनाक्षी ने सभी के लिए खाना बनाकर तैयार किया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में सोनाक्षी भी थोड़ा खुल गई थी और आज 5 देवरानी जेठानी एक बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए आई हुई थी। देखना जरा अनुराधा भाभी, ये साड़ी ले लूं क्या? अच्छी लग रही है। अच्छी है, 30,000 की है ना? ठीक है, ले लो। अरे सोना, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया क्या? नहीं भाभी, अच्छा है, सामान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। आप लोग ले लीजिए। ओहो सोनाक्षी, तुम भी ना? अरे तुम भी अब हमारे जितनी ही अमीर हो। अब हम सभी एक ही परिवार हैं। चलो बताओ तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? हाँ सोना, ऐसे मत करो, ले लो। चारों ही जेठानी अपनी देवरानी से बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। उसे कभी ये महसूस नहीं होने देती थी कि सोना गरीब परिवार से आई हुई है। आज भी उन सभी ने मिलकर शॉपिंग की और खूब मजे किए।
अब ऐसे ही चलते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और अब सोनाक्षी भी अपनी जेठानियों के साथ थोड़ा खुल सी गई थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक सुबह, तुम तीनों ने ठीक से तो देखा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? भाभी क्या बात है? सोनाक्षी, घर में चोरी हो गई है। हम चारों के ही कीमती जेवर चोरी हो गए हैं। क्या? तुमने अपना लॉकर देखा? नहीं। सोनाक्षी भी फिक्र करते हुए जल्दी से अपना लॉकर चेक करने को भागी, लेकिन कहीं पर भी उसे कोई चीज नहीं मिली। बाकी चारों जेठानियों के गहने चोरी हो गए थे, जिसकी वजह से पड़ोसियों के घर में आर जार लग गई। और कहीं पर चोर और कोई सुराग मिला क्या? नहीं जी, हमने पुलिस को तो खबर कर दी, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अनुराधा जी, मानना या मत मानना, मुझे तो ये तुम्हारी देवरानी का काम लग रहा है। और सिर्फ इसी के गहने नहीं चोरी हुए, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी देवरानी ने सामान को चोरी करके अपने मायके में भिजवा दिया है। जी नहीं, हमारी देवरानी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो वो ऐसा काम करे। आप उसे बिना जाने ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकती हो। अनुराधा को काफी गुस्सा आया जब उसकी देवरानी पर इल्जाम लगाया गया, लेकिन जैसे जैसे चोरी की घटना मशहूर हुई, लोगों का शक सीधा सोनाक्षी की तरफ को ही जाने लगा, जिससे बेचारी सोनाक्षी को काफी बुरा लगता था। भाभी, क्या आप लोगों को भी लगता है कि मैं ही चोर हूँ? सोनाक्षी, कैसी बातें कर रही हो? तुम इन बातों के बारे में सोचो भी नहीं। हम जानते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। चारों जेठानियां ही अपनी देवरानी को दिलासा दे देती थी, लेकिन सोनाक्षी लोगों की बातों से तंग आ चुकी थी। ऐसे ही सिलसिला कई दिनों तक चला। जहां भी सोनाक्षी जाती थी, लोग उसे चोर की ही नजरों से देखते थे। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि एक दिन सोनाक्षी की आधी रात को आंख खुली। हे भगवान, मैं आज पानी तो रखना भूल ही गई। अब रसोई से जाकर लाना पड़ेगा। सोनाक्षी ऐसे बोलकर आधी रात को रसोई से पानी लेने के लिए जाने लगी। अभी वह रसोई की तरफ जा ही रही थी कि उसे किसी की परछाई दिखाई दी। यहाँ पर कौन है? सोनाक्षी चुपके से उसके ऊपर नजर रखने लगी। कुछ देर बाद पता चला कि वो कोई और नहीं, वही चोर था जो कुछ दिनों पहले उनके घर में आया था और आज भी वह चोरी करने के इरादे से ही उनके घर में आधी रात को घुसा था। ये भगवान, ये तो चोर है, अब मैं क्या करूं? शांत सोनाक्षी, मुझे डरना नहीं है। शांत शांत। ठीक है, तो अब ये चोर मेरे चंगुल से नहीं बचेगा। सोनाक्षी ने दिमाग चलाया और जैसे ही चोर चोरी कर रहा था, वो उसके पीछे एक बड़ा सा कपड़ा लेकर गई और उसके मुंह पर पीछे से डालकर सोनाक्षी ने उसे दबोच लिया। चोर 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 चोर! सोनाक्षी ने उसे दबोचने के बाद सारे घर में हल्ला मचा दिया, जिससे सभी की आंख खुल गई और वह सभी जल्दी से हॉल में आए। हॉल में आकर सभी ने देखा कि सोनाक्षी ने किसी अजनबी को पकड़ा हुआ है, जो कि देखने से ही चोर ही लग रहा था, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था। सोनाक्षी के पति ने आकर जल्दी से उसके चेहरे से कपड़ा हटाया। माधव? सोनेश, वो तो मैं। सभी उस चोर का चेहरा देखकर चौंक गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, उनका ही पड़ोसी माधव था। माधव, तुझे शर्म नहीं आई अपने ही पड़ोस में ऐसा काम करते हुए? बोल। अरे तेरी वजह से मेरी पत्नी सारे मोहल्ले में बदनाम हुई और तू आराम से पैर पसारे सो रहा था। रुक जा, अब तू नहीं बचेगा। सोनेश, मुझे माफ कर दे। सोनेश, तू जानता है ना मेरे हालात कितने बुरे हो गए हैं। मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। मुझे माफ कर दे सोनेश, मुझे जेल न भेजना। मेरे परिवार का मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। जो तूने किया है, अब उसके बाद तू जेल न जाए, यह नहीं हो सकता। सोनेश ऐसे बोलकर पुलिस को फोन मिला ही रहा था कि तभी पीछे से सोनाक्षी बोल पड़ी। नहीं सोनेश जी, रुक जाइए, इन्हें माफ कर दीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो सोनाक्षी? इसकी वजह से तुम कितनी बदनाम हुई हो। मैं जानती हूँ कि गरीबी किस चीज का नाम है और ये इंसान को उसका ईमान भी भ्रष्ट करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन आप इसे एक मौका दे दीजिए। सोनाक्षी ने सभी को समझाया, जिससे सोनेश ने माधव को छोड़ दिया। अब सोनाक्षी की ये दयालुता सारे मोहल्ले में मशहूर हुई। सोनाक्षी का ये साफ दिल देखकर माधव ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अरे सिर्फ घर में ही तो जगह है, कोई मेरे बारे में भी तो सोचे कि कहीं एक जैसे काम, वो भी इतने सारे लोगों के, मैं किस तरह से करती हूँ। लेकिन नहीं, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। घर नहीं धर्मशाला है ये कि कभी भी किसी को भी ले आओ। जब देखो आओ जी आओ जी। आखिर कब तक मेरे साथ यही होता रहेगा? मेरे सास ससुर तो कभी भी किसी को भी मुंह उठाकर घर में ले आते हैं और सारी सेवा मुझे ही करनी पड़ती है। ये घर नहीं धर्मशाला है, धर्मशाला। रूपा ऐसे ही काम करते हुए बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन वो ऐसे क्यों कर रही थी? क्या वो अच्छी बहू नहीं थी या उसके साथ ज्यादती हो रही थी? जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। घर में कल चाचा जी, चाची जी और उनकी बेटी आए हुए थे। उस हिसाब से मैंने 2 किलो आलू पराठे बनाने को ले लिए। इतने आलू काफी रहेंगे। अब बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं तो फिर खाना बनाकर फ्री हो जाऊंगी।
रूपा ऐसे ही खुद से ही बोलते हुए बाजार से जल्दी से घर आ गई, जहां उसकी सास ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। बोलिए माँ जी, आपने मुझे क्यों रुकाया? बेटा, तू बाजार से अपने चाचा चाची जी के खाने का सामान लेकर आ रही है? हाँ माँ, वो आज ना घर में दिया की सहेलियां भी आ रही हैं, तो अगर तूने सामान कम लिया हो तो तू यहीं से लौट जा और भी सामान लेती आना। गंगा ने अभी रूपा से ऐसे बोला ही था कि तभी वहां पर गंगा का बाहरी कामकाज करने वाला नौकर बहादुर आ गया। अरे अच्छा है बहादुर, तू आ गया, ले जल्दी से मुझे बाजार से मटर और पनीर ला कर दे। और रूपा बहू, तू जाकर रसोई में सभी के लिए खाना बना। जी। रूपा ऐसे बोलकर अपने बड़े घर की रसोई में चली गई और सभी के लिए खाना बनाने लगी। रूपा गंगा की इकलौती बहू थी। गंगा के घर में वैसे तो ज्यादा सदस्य नहीं थे, लेकिन उसके घर मेहमानों की आर जार लगी रहती थी। उसका घर तो इस लिहाज का था कि सभी मेहमान आराम से उस घर में रह लेते थे, लेकिन काम सभी बेचारी रूपा के ही कंधों पर आता था। हे भगवान, इतने सारे आलू के पराठे बनाते बनाते तो मैं थक गई, लेकिन अभी भी मुझे दिया की सहेलियों के लिए मटर पनीर की सब्जी बनानी है। चल रूपा, काम पर लग जा, अभी तो तेरी और भी कसरत बाकी है। रूपा ऐसे बोलकर फिर से काम करने में लग गई और उसने आलू के पराठों के साथ मटर पनीर की सब्जी भी बनाई, जिसके बाद सभी ने उसे खाया। रूपा, सब्जी तो कितनी स्वादिष्ट है, ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। पराठों का भी जवाब नहीं है। हमारी रूपा बहू तो है ही ऐसी, खाना ऐसा बनाती है कि खाने वाले खाने के साथ साथ प्लेट भी खा जाएं। नहीं नहीं देवर जी, यही मत करना, ये डिनर सेट मेरा बड़ा महंगा आया था। चाची जी की और गंगा की बात पर सभी हंस दिए और खाना खाकर सभी कमरे में टीवी देखने को चले गए। रूपा भी वहीं बैठ गई कि तभी गंगा ने उससे कहा, रूपा बहू, यहाँ क्यों बैठ गई है? सभी खाना खा चुके हैं, जाकर चाय बना दे। जी। रूपा बेचारी एक कहने में अपनी जगह से चाय बनाने के लिए उठ खड़ी हुई और सभी को चाय बनाकर दे आई कि तभी, भाभी, रूपा भाभी कहाँ हो? मैं सभी को चाय दे रही थी। बोलो। भाभी, मेरी फ्रेंड्स का ना किसी ड्रिंक को पीने का मन हो रहा है, तो आप हम सभी के लिए कोल्ड कॉफी बना दीजिए ना। दिया, मैंने अभी अभी सभी के लिए चाय बनाई है। कोल्ड कॉफी तुम अपने दोस्तों के साथ बना लो या फिर मेरी हेल्प करवा दो, वो इतनी भी आसानी से नहीं बनती है। आपको तो यही लगता है? देखो भाभी, मेरी सहेलियां जरा सी देर को मेरे पास आई हैं और ऐसे में मैं आपके साथ काम में लग जाऊं? नहीं। दिया खुद जरा सा भी काम में हाथ तक बटाने का नहीं मानी, जिसकी वजह से रूपा को ही उन सभी को कोल्ड कॉफी भी बनाकर देनी पड़ी। ऐसे ही हर रोज का सिलसिला जारी था। बेचारी रूपा ऐसे ही कामों में पिसती थी, लेकिन अब उसे सब कुछ अकेले संभालने की वजह से इन सभी कामों से परेशानी होने लगी थी। आज के दिन भी वो सफाई कर रही थी कि तभी उसके पास उसका ससुर आया। बहू, आज का खाना कम से कम 3 मेरे जैसे लोगों के हिसाब से ज्यादा बनाना। वो क्या है ना, मेरे चचेरे भाई घर आ रहे हैं। क्या कहा बाबा? आपके 3 चचेरे भाई? लेकिन बाबा, अभी तो चाचा जी की भी फैमिली घर में ही है। जानता हूँ बेटा, लेकिन बेटा अतिथि देवो भव, जानती नहीं है क्या? और हमारे घर में तो इतनी सारी जगह भी है, 20 कमरे खाली है, तो क्या मुश्किल है? गोविंद ऐसे बोलकर चला गया। रूपा के हाथ में जो झाड़ू था वो उसे पकड़कर खुद से ही गुस्से में बोलने लगी। अरे सिर्फ घर में ही तो जगह है, कोई मेरे बारे में भी तो सोचे कि कहीं एक जैसे काम, वो भी इतने सारे लोगों के, मैं किस तरह से करती हूँ। लेकिन नहीं, किसी को मेरी फिक्र भी नहीं है। घर नहीं धर्मशाला है ये कि कभी भी किसी को भी ले आओ। रूपा अपने ससुर की बात से नाराज हो गई थी। अभी वो झाड़ू ही लगा रही थी कि उसने देखा कि उसकी सास मोहल्ले की 3 औरतों को अपने साथ ला रही है। अरे अरे, आप भी ना गंगा जी बेवजह ही परेशान हो रही है। अरे इसमें परेशानी कैसी, पड़ोसियों का तो हक होता है। अच्छा आप सभी बैठो, मैं अभी अपनी बहू को चाय और उसके हाथों के आलू के स्नैक्स लाने को बोलती हूँ, बहुत अच्छे बनाती है। गंगा ऐसे बोलकर रूपा के पास आ गई और बोली, रूपा बहू, देख पड़ोस से मेरी सहेली आई है, एक काम कर, जल्दी से इनकी चाय और आलू के स्नैक्स बना दे, वही जो तू पकौड़े टाइप बनाती है। गंगा की बात सुनकर रूपा बिना कुछ जवाब दिए रसोई में आ गई और वो चाय और स्नैक्स बनाने लगी। जब देखो आओ जी आओ जी, आखिर कब तक मेरे साथ यही होता रहेगा? मेरे सास ससुर तो कभी भी किसी को भी मुंह उठाकर घर में ले आते हैं और सारी सेवा मुझे ही करनी पड़ती है। रूपा ने ऐसे ही गुस्से में बोलते हुए चाय बनाई और स्नैक्स भी बनाकर गंगा की सहेलियों के आगे रखे। ऐसे ही फिर खाने का समय हो गया, जिसकी वजह से रूपा को अपने परिवार, अपने चाचा जी और उनके परिवार, ससुर के चचेरे भाइयों वगैरह के लिए खाना बनाना
अभी वो सभी को खिला ही रही थी कि तभी रूपा का भाई और भाभी उसके घर आ गए। अरे भैया भाभी, आप दोनों अचानक? हाँ हाँ, हम तुझे यहाँ मिठाई देने आए हैं। तेरी भाभी के भाई का रिश्ता तय हो गया है। अरे वाह वाह, कितनी खुशी की बात है। आइए आइए, आप दोनों आइए, अब खाने का वक्त आए हैं तो खाना खाकर जाइएगा। नहीं गंगा जी, हम खा कर आए थे। नहीं जी, हमारे यहाँ खाने के वक्त जो आ जाता है वो खाकर ही जाता है। बहू अपनी भाभी और भाई के लिए गर्मा गर्म रोटी बना कर लिया। गोविंद की बात सुनकर रूपा बिल्कुल खामोशी से रसोई में आ गई। रसोई में उसकी नौकरानी शांता खड़ी हुई थी। शांता जी, मेरा इतना सा भी मन नहीं है कि मैं कुछ बनाऊं। आप प्लीज 2-3 रोटी डाल दीजिए ना। माफ करना छोटी मालकिन, लेकिन मेरे बाल बच्चे घर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चली अपने घर, आप खुद ही बना लो। और वैसे भी हमें तो तनख्वाह भी इतनी कम मिलती है, इसलिए हम बस अपना ही काम करेंगे। शांता ऐसे बोलकर चली गई और रूपा बेचारी हिम्मत ना होते हुए भी रोटियां बनाने लगी। काफी देर तक बाहर रोटियों का इंतजार होता रहा, लेकिन बहुत देर तक रूपा रसोई से बाहर नहीं आई। कुछ देर बाद जब रूपा की ननंद रसोई में आई, तब उसने देखा कि रूपा रसोई में बेहोश पड़ी हुई थी। भाभी! दिया की आवाज से सभी रसोई में ही आ गए और दिया की हालत को देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि रूपा की यह हालत ज्यादा थकान की वजह से हुई है। डॉक्टर उसे दवा देने के बाद चला गया और तब सभी को अपनी भूल का एहसास हुआ। अपनी मजे और खुशियों में हमने इतने गुम हो गए कि हमें बेचारी रूपा की हालत का ख्याल भी नहीं रहा। भाभी, ऐसे नहीं होता है। माना कि आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ऐसे एक बहू पर भी सभी काम डालना सही नहीं है। मेरी मानिए तो आप रूपा का हाथ बटाने को 1-2 नौकर रख लीजिए, या जो नौकर हैं उनकी ही तनख्वाह को बढ़ा दीजिए। चाची जी की बात रूपा की सास और पति वगैरह सभी को सही लग गई। बस फिर क्या था, उसी दिन रूपा के पति विकास ने अपने घर के ही नौकरों की तनख्वाह को बढ़ा दिया। अब मेहमान आते भी थे तो सारा काम रूपा पर नहीं पड़ता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।